हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टडी सिंह चंडावत पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 17 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस, बैंकिंग, एसएससी, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी आने वाले वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में आपको याद होगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री साहब है वो गए हुए थे फ्रांस की यात्रा पर। जब फ्रांस की यात्रा पर गए हुए थे और उनके साथ में कोई अच्छी घटना ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसी में एक कड़ी और जुड़ चुकी थी जिसका नाम था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। और एक आपके जीके का क्वेश्चन भी ऐड हो चुका है इन सब के साथ में, एक नहीं बहुत सारे जीके के क्वेश्चन ऐड हुए। तो जब भी आपके प्रधानमंत्री साहब कहीं भी यात्रा करेंगे तो आपके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन जुड़ने वाले हैं, और उन्हीं क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन और आपको याद करने पड़ेंगे। उसी में से पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में भारत का यूपीआई लॉन्च होगा, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? तो ये स्टार्ट होगा एफिल टावर से। अब ये यूपीआई लॉन्च होने का मतलब क्या होता है? यूपीआई लॉन्च होने का मतलब ये होता है कि जो हमारी भारत की जो करेंसी है, उस भारत की करेंसी यानी रुपया को वहाँ जाकर आप चला सकते हो। अब वो कैसे चलाओगे? वो चलाओगे आप यूपीआई के थ्रू। जिस तरह से हम यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं फ़ोन के थ्रू, वो वहाँ भी वैलिड हो जाएगा अपने भीम यूपीआई के ज़रिए। तो ये चीज़ वहाँ पॉसिबल हुई है किसकी वजह से? जो हमारी जो विदेश नीतियाँ हैं, जो हमारी बढ़ती हुई साख है, जो हमारा रुतबा बढ़ रहा है ना, वो ये दिखाता है कि जो हमारी करेंसी है अब वो सब देशों में मान्य होती जा रही है किसी न किसी जरिए के जरिए। तो ऐसा ही एक समझौता हुआ है फ्रांस में भारत का यूपीआई लॉन्च होने का। दूसरा क्या, मार्से नाम की एक जगह है, वहाँ पर भारत का एक नया दूतावास खुलने वाला है, एम्बेसडर खुलने वाला है, एम्बेसी खुलने वाली। तो भारत और एक और हुआ था कि भारतीयों को फ्रांस लॉन्ग टर्म वीज़ा देगा। अभी जो भी चल रहे होंगे वो शॉर्ट टर्म चल रहे होंगे, उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा में कन्वर्ट किया जाएगा, या जो भी अब जाने वाले हैं उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा भी प्रोवाइड किया जाएगा। भारत में जो हेलीकॉप्टर हैं उनके इंजन बनाने के लिए कंपनियाँ आएगी। तो ये सारे समझौते हुए हैं फ्रांस में। अब यूपीआई जो अपना यूपीआई, ऐसा तो हुआ नहीं कि यूपीआई किसी अभी फ्रांस में फर्स्ट टाइम ही लॉन्च हुआ। तो जो भारत है, भारत का जो यूपीआई है वो अभी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था भूटान में। मतलब भूटान ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जहाँ पे यूपीआई भारत का चलने लग गया था। उसके बाद में था नेपाल के बाद में ओमान ने भी अपना जो यूपीआई है उसको स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में यूएई ने भी स्वीकार किया, मलेशिया और 10 अदर कंट्रीज़ ने भी ये अपना यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं फ्रांस के लिए। उसके बाद में बात करते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी साहब है उनको हाल ही में 2023 में कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए। वो लिस्ट बहुत बड़ी है, उसी में से 4-5 मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि जब से प्रधानमंत्री बने तब से उनको किसी न किसी देश से कुछ न कुछ बड़े अवार्ड दिए गए, और 2023 में जो दिए गए उनको मैं अभी आपको बता देता हूँ। कि जो मिस्र हैं, मिस्र में दिया गया है ऑर्डर ऑफ द नाइल। अभी जो अमेरिका की यात्रा के बाद में जब मिस्र गए थे तो वहाँ पर ऑर्डर ऑफ द नाइल उन्हें दिया गया था। उससे पहले जब पापुआ न्यू गिनी की तरफ गए थे, वो समिट था, तो उस समिट में दिया गया था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो। ये जो भी अवार्ड बता रहा हूँ ये उन कंट्रीज़ के सबसे हाई वाले, जैसे अपना भारत रत्न है तो उसी की तरह ये उसी के सिमिलर ये अवार्ड होता है। फिजी में दिया गया था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पलाऊ गणराज्य में दिया गया था एबाकल पुरस्कार। तो ये चारों पुरस्कार आपको अच्छे से याद रखना है। चारों के ये पूरे, मैं भी आज जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को अच्छे से आपको रट लेना। रट लो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, और पढ़ के समझ में आता है तो आपको वो भी अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा ही है, कुल मिला के याद होना चाहिए जब एग्ज़ाम हो। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में भारत के इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो अभी तक आपने बहुत ही सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। तो अभी उसके बारे में आपको क्या करना है, उसके बारे में आपको 5 ऐसी बातें हमारे कमेंट बॉक्स में बतानी है जो कि एग्ज़ाम में आने वाली है। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अब आपका मेमोरी टेस्ट भी होगा साथ साथ में जब आप क्लास लेना स्टार्ट करोगे। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से देखा होगा और बहुत सारे न्यूज़पेपर भी पढ़े होंगे, तो उनमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको दिखी होगी। तो अपना टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करना है और आपको सीधा कमेंट बॉक्स में आके अपनी प्रैक्टिस बता देनी है। ठीक है, रिसेंट फैक्ट की बात करते हैं तो एक यूक्लिड मिशन अभी नासा ने भेजा था। कहाँ भेजा है? 1 जुलाई को भेजा था। ये नासा का एक ऐसा मिशन है जो कि क्या करेगा, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करेगा।
कहाँ, अंतरिक्ष में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हाल ही में रेजर पे ने मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है। तो रेजर पे ऐसा देश बना है, रेजर पे एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे बना है जिन्होंने मलेशिया में पहली बार लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है रेजर पे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहा मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान अभी चर्चा में रहा था किसी न किसी कारणों की वजह से, तो वो कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के ओथुर सुपारी को भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया है। अब जो ओथुर सुपारी है तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले की, उसको क्या मिला है, उसको GI टैग मिला है। और GI टैग की इंपॉर्टेंस आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे तब पता चलेगी कि GI टैग की इंपॉर्टेंस क्या है। हर एक एग्जाम में कोई ना कोई सवाल GI टैग से पूछा जाता है। अगर उस पीरियड में कोई ना कोई पेपर बना है, जैसे 2023 की वैकेंसी है, तो अगर 2023 में अगर कोई पेपर बन रहा है तो वहाँ पर आपको GI टैग के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर कुछ भी GI टैग मिलता है किसी को। ऐसे ही एक कड़ी में अभी महीने भर पहले, शायद जून महीने में, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो 7 हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थी उनको भी GI टैग से सम्मानित किया गया था। उसमें कौन कौन था, तो एक तो थी अमरोहा ढोलक, एक था महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, एक था मणिपुरी तारकशी। अब इसको याद कर लेना क्योंकि ये मणिपुरी जो तारकशी है, अब इसमें क्या नाम आ रहा है आगे, मणिपुरी, तो वो अपने को कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि मणिपुरी तारकशी कहाँ की हैंडीक्राफ्ट है या कुछ भी ऐसा करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संबल हॉर्न क्राफ्ट, बहुत सारे ऐसे होंगे जो दिमाग लगाएंगे कि गेंडे कहाँ मिल रहे हैं हॉर्न, तो उसी के हिसाब से वो कुछ ना कुछ मतलब ट्राई करने की कोशिश करेंगे। बागपत होम फर्निशिंग, इसके बारे में पूछा जा सकता है। बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, कालपी हैंडमेड पेपर, इन सब के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि ये 7 GI टैग मिले हैं उत्तर प्रदेश को। अब इनमें से ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नहीं है, तो उसमें से आपको ढूंढ के लगाना पड़ेगा। या फिर और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि जो भी 2023 में जितने भी GI टैग आए थे उनमें से वो मिलाने वाला पूछ सकते हैं आपको। तो ये सब क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो पुस्तक चर्चा में रही थी। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है विनोद मंकारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है विनोद मंकारा। अब जून 2023 की इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं क्योंकि बुक्स इतनी सारी लॉन्च होती हैं और अपना हेडेक पड़ जाता है जब बहुत सारी बुकें लॉन्च होती है। तो अपन वही लेके आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बोला था आपको कि जो अपना करंट अफेयर्स होता है वो क्या होता है, वो एक महासागर जैसा होता है। अब उसमें से निकालना क्या है, वो इंपॉर्टेंट निकालना है। अब देखते हैं कितना क्या बैठता है। तो जून 2023 में कौन कौन सी बुकें लॉन्च हुई थी इंपॉर्टेंट वाली, तो वो थी द गीता फॉर चिल्ड्रन। ये किसकी थी, ये इसके लेखक कौन थे, तो इसकी लेखक थी रूपा राय। एक और पुस्तक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी। तो इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे AK भट्टाचार्य। एक और बुक थी जिसका नाम था द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड। तो ये किसकी बुक है, तो ये है BK शिवानी जी। अब इनसे याद आता है ये ब्रह्म कुमारी नाम की एक संस्था है, मतलब जो मेडिटेशन वगैरह करवाती है और भी बहुत सारी चीज़ें करवाती है। तो अगर किसी को मेडिटेशन वगैरह का शौक है तो वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ सकता है। ठीक है, एक और बुक थी जिसका नाम था कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइम। तो ये इसके राइटर कौन थे, तो इसके राइटर थे KK गोपाल कृष्णन। तो ये सब आपको याद रखना है, ये किसी न किसी चीज़ से इंपॉर्टेंट चीज़ से जुड़ी हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको भी ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि आने वाले एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा बुक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रोजेक्ट गजय कोथा असम में लॉन्च किया गया है। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष HEC मुद्दों को कम करने के प्रयास में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मुद्दे को कम करने के प्रयास में असम ने गजय कोथा अभियान शुरू किया। अब गजय कोथा क्या है, तो जो हमारे मनुष्य और जो हमारे जानवर है या एलिफेंट हाथी को बोल सकते हैं, जो मनुष्य और हाथी में जो भी संघर्ष चल रहा है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और इसी की वजह से जो हमारा असम राज्य में गजय कोथा नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें अवेयरनेस फैला जाएगी किसके बीच में, थोड़ा हाथियों को भी समझाएगा। अब हाथियों को क्या समझाएगा पता नहीं, ट्रेनिंग दी जाएगी क्या पता, लेकिन मनुष्य को समझाया जाएगा कि आपको इन जानवरों से या इन हाथियों से किस तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए, उनके बारे में समझाया जाएगा।
उनके हर एक एक्शन के बारे में समझा जाएगा कि उनके हर एक एक्शन का मतलब क्या होता है। इन सब के बारे में चर्चा इस गजब कोथा अभियान में की जाएगी और हर एक पब्लिक से की जाएगी। ठीक है, इसमें 1200 से अधिक व्यक्ति शामिल है और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। यह अभियान पूरी असम में HEC प्रभावित गांवों पर केंद्रित है, जहां इसका उद्देश्य संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए क्षेत्र में हाथियों के व्यवहार, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व के बारे में निवासियों को शिक्षित करना है। जो हमारे हाथी होते हैं उनका सांस्कृतिक महत्व क्या होता है, वो किस परिस्थिति के हिसाब से किस तरह हमला करते हैं या किस तरह से वो एग्रेशन में आ जाते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, इन सब के बारे में इस गजब कोथा अभियान में समझाया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के भीतर समुद्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सागर संपर्क लॉन्च किया। जो हमारे केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, वो किससे जुड़े हुए हैं, वो हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है पोर्ट वाली, उससे जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने एक सागर संपर्क योजना लॉन्च की है, जिसका मतलब है कि वो जो हमारे जो समुद्र है, समुद्र के भीतर जो उद्योग होते हैं पोर्ट से रिलेटेड, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के वो, तो उनमें उनको उद्योग को बढ़ाने के लिए सागर संपर्क योजना लॉन्च की है। यह एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS पर आधारित है। सागर संपर्क का प्राथमिक उद्देश्य ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS में पाई गई त्रुटियों और अशुद्धियों को सुधार कर स्थिति डेटा की सटीकता में सुधार लाना है। तो जो हमारी जो पहले GNSS चल रहा था उसको अपडेटेड करके DGNSS किया गया है, डिफरेंशियल भी ऐड किया गया है। सागर संपर्क अभी क्या करेगा, ये जो हमारा पहला जो नेविगेशन सिस्टम चल रहा था उसको क्या करेगा, उससे अधिक सटीकता से जो डेटा निकाल के लाएगा वो कौन लाएगा, DGNSS लाएगा। ठीक है, सागर संपर्क जहाज की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे बंदरगाहों और बंदरगाहों में टकराव, ग्राउंडिंग और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाएगी और परिणाम स्वरूप यह जहाज़ों की सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवाजाही को सुविधा प्रदान करेगा। मतलब कुल मिला के ये जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, पोर्ट पर कुछ भी एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सुधार करने का काम अब सागर संपर्क के तहत किया जाएगा। मतलब कुछ अपडेटेड चीज़ आई है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में एक चीज़ हुई थी, ऑपरेशन कावेरी। अब ऑपरेशन कावेरी कहाँ से संबंधित है, तो ये जो हमारे सूडान था, सूडान में क्या हुआ था, गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, अभी सिविल वॉर हुआ था, सिविल वॉर चल रहा था सॉरी। तो वो उसी में हमारे जो भारतीय लड़के थे, भारतीय मनुष्य थे, भारत की जनसंख्या थी कुछ, तो वो वहाँ फंसी हुई थी, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो भी ऑपरेशन हुए थे प्रीवियसली, तो उनको भी आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि वो क्या होता है, वो मिलाने वाले में बहुत ही समस्या पैदा करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन अजीब गरीब बना देते हैं। UPSC और स्टेट पीसीएस में तो हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बना के ही, क्वेश्चन सिंपल होगा लेकिन उनके ऑप्शन हार्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उस क्वेश्चन की 12 बज जाती है। तो वो आपको याद रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडियन नेवी की हाल ही मतलब 2023 में जो भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हुई हैं उनके बारे में बता देता हूँ। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी पूछी जाती है। मैं वही चीज़ लेके आऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं फालतू रामायण नहीं करने वाला। एक एक्सरसाइज हुई थी हाल ही में, अभी जुलाई में हुई थी, जिमेक्स 2023। तो ये किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी जापान और इंडिया के बीच में। कहाँ हुई थी, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में हुई थी। एक हुई थी अभी साल्वेक्स, इंडिया और USA के बीच में। कहाँ हुई थी, कोची में। ये किस लिए हुई थी, ये हुई थी जो भी अपना पुराने जो भी वॉर इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी अपना पड़ा है पुराना सामान जो कि काम नहीं आ रहा है युद्ध का, उनको निपटाने के लिए, या फिर जो भी पुराने बम वगैरह हैं उनको खोज कर उनको ख़त्म करने के लिए साल्वेक्स एक्सरसाइज की गई थी। किसके बीच में, इंडिया और USA के बीच में। कहाँ हुई थी, कोची में हुई थी। उसके बाद में एक और एक्सरसाइज हुई थी MPX किसके बीच में हुई थी, इंडिया और फ्रांस के बीच में। मैरीटाइम पार्टनरशिप्स एक्सरसाइज से कुछ था यार, तो उसको भी आपको याद रखना है। ये कहाँ हुई थी, ये भी बंगाल की खाड़ी में हुई थी। एक हुई थी अल मोहम्मद अल हिंदी 2023। ये किसके बीच में हुई थी, इंडिया और सऊदी अरब के बीच में। कहाँ हुई थी, जुबैल पोर्ट सऊदी में। एक हुई थी एक्स समुद्र शक्ति 2023। इसके बीच में कौन कौन थे, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये हुई थी। कहाँ हुई थी, साउथ चाइना सी में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हो। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ। आज वाले क्वेश्चन लगभग ऐसे थे कि जो सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड ही थे। एग्ज़ाम से अगर पूछे जाते हैं तो अब बहुत सारा इसमें से पार्ट पूछा जा सकता है। तो ठीक है, अब आज का यही था रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में नाटो के 32वें सदस्य के रूप में किसे शामिल कर लिया गया है। अब इसके बारे में हमने ट्रिक भी बताई थी अपने पिछले सेशन में।
तो उसको आपको देखना है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो इसके बारे में भी आपको बता देना है। तो यही था अपना आज का पूरा सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।